जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू मिशन पॉसिबल। माय नेम इज शिवम और आज मैं आपको कराने वाला हूं करंट अफेयर्स सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस सीरीज में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से भी आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ें ताकि आपका टाइम भी बचे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट कर सकें। तो उसी सीरीज में मैं लेकर आ गया हूं, ये दूसरा लेक्चर है करंट अफेयर सीरीज का, जहां मैं आपको कराने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू। और अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एग्जामिनेशन में आने की। जो यूपीएससी का पैटर्न है उसमें जो आप जानते हो कि आपके 8 to 10 क्वेश्चंस एनडीए रिटन एग्जाम में आते हैं करंट अफेयर से, और उसमें भी अगर मैं आपको उसको बताऊं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो 5 जो क्वेश्चन 50% फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और 5 क्वेश्चंस थोड़ा सा डिटेल वाइज पूछता है। तो हम इन दोनों चीज को कवर करेंगे। फैक्चुअल तो बहुत आसान है, आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल जाके और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इससे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है, और जो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और करंट अफेयर सीरीज का ये सेकंड वीडियोस है, और इसी तरीके से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो इस सीरीज में मैं आपको कराऊंगा। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आज का हमारे लेक्चर्स का पहला क्वेश्चन है, और इस तरीके से मैं जो सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उसको ही मैंने इसमें इंक्लूड किया है। बाकी आपको ढेर सारा करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन यूपीएससी एक स्पेसिफिक एरिया से पिक करता है, उसी को ध्यान रखते हुए मैंने सारे क्वेश्चंस को इसमें पिक करा है और वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, द शेरपा गाइड फ्रॉम नेपाल हु हैज ब्रोकन हिज ओन रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट बाय डूइंग इट फॉर 25th टाइम। ये द शेरपा गाइड माउंटेन गाइड होते हैं, इन्होंने अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 25th टाइम यानी 25 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को असेंड किया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। और इनका जो नाम है वो क्या है? इनका नाम है, यहां पे देख लेना आप, कामिरीता करके इनका नाम है, कामिरीता। इनकी एज 51 ईयर्स है और ये बिलोंग करते हैं नेपाल से। और जो माउंट एवरेस्ट पीक है जिसके सी लेवल से जो हाइट है वो होती है 8849 मीटर, इसको इन्होंने असेंड किया है 25th टाइम्स। कितने टाइम? 25th टाइम्स, और ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो ये क्वेश्चंस था और ये न्यूज में था, यहां से क्वेश्चंस अगर पूछ सकता है तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। कामिरीता ये एक शेरपा गाइड है जो नेपाल से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने 25th टाइम माउंट एवरेस्ट को समिट को असेंड किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये आप याद रखना, बेसिकली यहीं से आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मिस यूनिवर्स 2020 एट द ब्यूटी पेजेंट हेल्ड इन फ्लोरिडा। फ्लोरिडा यूएसए में मिस यूनिवर्स पेजेंट हेल्ड हुआ था, और वहां पे जिनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला वो थी मिस एंड्रिया मेजा, जो ये बिलोंग करती है कहां से? मैक्सिको से। मैक्सिको मॉडल थी, उनको ये ताज मिला मिस यूनिवर्स 2020 का। तो आप यह नाम याद रखना, मिस एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला 2020 का, जो फ्लोरिडा यूएसए में हेल्ड हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जनरली मिस यूनिवर्स से क्वेश्चंस पूछते रहता है कि कौन है जो विनर है, विनर से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, रनर अप वगैरह नहीं पूछता है, तो आप इसका ध्यान रखना, बस हो जाएगा। राइट, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म व्हिच arose in Bay of Bengal and made landfall in Odisha, बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में, वेस्ट ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में लैंडफॉल हुआ था इस साइक्लोनिक स्टॉर्म से, जिसका नाम है यस। और इस नाम को जो दिया था, जो किसने दिया था? ओमान ने, इसका नाम जो है ओमान ने दिया था। तो ये याद रख लेना, यहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओमान ने इसका यश का नाम दिया था, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म थे, और इससे क्या हुआ था? लैंडफॉल हुआ था कहां कहां? ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में। तो ये, और इसका नाम किसने दिया था? ओमान ने दिया था, साइक्लोनिक स्टॉर्म जो बे ऑफ बंगाल में आया था, यश। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, और जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है, द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अरेबियन सी में अब कौन सा आया था? जस्ट आपके तौकते के बाद, जो अरेबियन सी के बाद यश आया हुआ था, और इसका नाम था साइक्लोन तौकते। क्या नाम था इसका? साइक्लोन तौकते इसका नाम था।
ठीक है, साइक्लोन तौकते ये अरेबियन सी में आया हुआ था, राइट, अरेबियन से आया था और इसके वजह से ये बहुत हेवी रेनफॉल हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? केरला में, कर्नाटका में, गोवा और महाराष्ट्र में भी हुआ था, लाइक साइक्लोन तौकते से। तो इसके बाद तो ये कहाँ अरेबियन सी में आया था। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अरेबियन सी में कौन सा आया था, तो आपका साइक्लोन तौकते आया था, और आपका जो बे ऑफ बंगाल में आया था वो यश आया था। इसका नाम ओमान ने दिया था और इसका नाम जो इसका साइक्लोन तौकते का उसने इसको कौन से दिया था? म्यांमार ने दिया था, म्यांमार ने। तो ये आप याद रखना, दोनों से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी यश से बन सकता है और तौकते से बन सकता है। तौकते को म्यांमार ने नाम दिया था और उसको यश को ओमान ने दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका ध्यान रखना। चलो आ जाओ, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला है अपना, विच कंट्री होस्टेड ग्लोबल G20 हेल्थ समिट। हेल्थ समिट जानते ही हो, पेंडेमिक के बाद से हेल्थ को लेकर पूरी दुनिया बहुत ज्यादा अवेयर हो गई है, और जो एक प्लान बोल सकते हो कि जो पहले प्लानिंग नहीं थी ऐसे अनएक्सपेक्टेड पेंडेमिक को फेस करने के लिए, अब बहुत सारी कंट्रीज मिलकर इस तरीके के समिट कर रही हैं। जिसमें G20 ग्लोबल समिट हुआ था वो इटली में हुआ था, यूरोपियन कमीशन और इटली की मदद से इटली में होस्ट किया गया था इसको। और इसमें जनरली बात किया गया, बहुत सारे एक्शन प्लान किए गए कि जो कोविड-19 क्राइसिस है इससे कैसे निपटा जाए और फ्यूचर पेंडेमिक्स से कैसे सामना किया जाएगा, इसके बारे में एक्शन प्लान बनाया गया इस मीटिंग में। जो ग्लोबल हेल्थ समिट था, ठीक है, G20 का, उसको होस्ट कहाँ किस कंट्री ने किया था? इटली ने किया था। ये आप याद रखना, किसने किया था? इटली ने किया था। ये आपका बेसिकली पूछ सकता है, ये है इंपॉर्टेंट है। द इंडियन स्टेट व्हिच हैज अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। किसने एक अप्रूव्ड हुआ है, व्हिच हैज अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो जी, अब क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है, मैं आपको बता दूं कि किस किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी विधान परिषद है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 169 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का जिक्र है। 169 में आर्टिकल में, वहां पर उसी के तहत एस्टैब्लिश किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। तो उसमें कौन कौन से स्टेट है? ऑलरेडी आप जानते हो कि 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसमें पहला आप कर्नाटका से आ जाओ, कर्नाटका है। आप लिख लेना, इसको याद कर लेना। अगर यहाँ पे बात चलिए तो पूछ लेगा which of the following state does not have right लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस तरीके से। और 3 ऑप्शन दे देगा जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एक ऑप्शन देगा जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसका ध्यान रखना। कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है और आपका महाराष्ट्र में है, और यूपी एंड बिहार में। और अभी जो अप्रूव्ड हुआ है वो कहां पर हुआ है? वेस्ट बंगाल में। तो सबसे पहले कौन सा है? कर्नाटका है, देन आंध्र प्रदेश है, देन तेलंगाना है और देन महाराष्ट्र है, देन यूपी एंड बिहार। तो आप ऐसे साउथ टू नॉर्थ करना और साउथ से स्टार्ट करना, कर्नाटका से, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र, देन यूपी एंड बिहार। और अभी जहां पे बात अप्रूव्ड हुआ है वो वेस्ट बंगाल में हुआ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट का, जिसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 169 में इसको बताया गया है। उसको उसी के तहत यहाँ पे गठन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो ये आप याद रखना, यहाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मत भूलना। The term aspergillus recently seen in the news is, एस्परगिलोसिस क्या है? एस्परगिलोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। जैसा आप जानते हो कोरोना पेंडेमिक के बाद एक फंगल इन्फेक्शन चला था, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। उसके बाद से एस्परगिलोसिस यानी एस्परगिलस एक फंगस है, उसके उस फंगस के वजह से एस्परगिलोसिस होने लगा था। ये एक फंगल इन्फेक्शन था, ये न्यूज में आया था। तो जनरली एक फंगल इन्फेक्शन है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली इसे कर लेना। और एस्परगिलोस इसका क्या है? वो फंगस है, ठीक है, जिससे। तो अब आ जाओ देखते हैं। हाई एल्टीट्यूड एयर सोर ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन। हाई एल्टीट्यूड एयर सोर कहाँ है लोकेटेड? देवचोंग एक जगह है चाइना में, वहां पे ये लोकेटेड है। क्या लोकेटेड है? हाई एल्टीट्यूड एयर सोर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। इसे गामा और कॉस्मिक रे ऑब्जर्वेटरी भी बोलते हैं, गामा एंड कॉस्मिक रे ऑब्जर्वेटरी। और गामा और कॉस्मिक रे से ट्रिगर होता है एयर सोर, उसी को ऑब्जर्व करने के लिए इसका ये एयर सोर ऑब्जर्वेटरी को
मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। तो जनरली इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है, एयर सोअर जो होता है, जो गामा और कॉस्मिक रे से ट्रिगर होकर होता है, उसी को ऑब्जर्व करता है। तो ये कहाँ पे है, लोकेटेड कहाँ है, चाइना में है, जिसकी सी लेवल से हाइट है 4410 मीटर के आसपास। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इसकी हाइट, हाई एल्टीट्यूड एयर सोअर ऑब्जर्वेटरी चाइना में है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोंगरिया कोंड ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन, कहाँ पे, क्यों ये न्यूज में था। जो भी अगर ऐसा कोई ट्राइब का नाम है, देखो ट्राइब्स तो बहुत सारा है, इंडियन स्टेट्स में बहुत सारे ट्राइब्स है, जिसे आपको जानना चाहिए। ट्राइब्स से क्वेश्चंस रिलेटेड पूछ देते हैं, स्टेट्स वाले में, स्टेटिस्टिक्स में आपको पूछ देंगे क्वेश्चंस, तो वो आपको पता है, लेकिन उससे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर वो न्यूज में रहता है तो आप इसको जरूर ध्यान देना। डोंगरिया कोंड अभी न्यूज में था क्योंकि वहां पर ये लोकेटेड होता है, वहां पे नियमगिरी एक हिल्स है। क्या है, नियमगिरी एक हिल्स है, वहां पर ये डोंगरिया कोंड ट्राइब जो है वहां पे पाए जाते हैं। और जनरली क्या था, वहां पे एक स्टरलाइट इंडस्ट्री, जो वेदांता ग्रुप की एक कंपनी थी, वो वहां पे बॉक्साइट की जो है माइनिंग करने गई हुई थी। तो वहां पे बहुत सारे इन ट्राइब ने इसको अपोज किया इस चीज को, और दूसरी चीज की वो इन्वायरमेंटल रूल को भी वायलेट कर रहे थे। तो इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको रोक लगा दी, इसीलिए ये न्यूज में था डोंगरिया कोंड ट्राइब। तो ये कहाँ है, नियमगिरी हिल रेंज में, ओडिशा में लोकेटेड है। तो ये आप इसको जरूर करना। अब नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज नेपाल प्राइम मिनिस्टर। केपी शर्मा ओली ये मई 2021 में री इलेक्टेड हुए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वायलेशन के लिए इनको पद से हटा दिया था। वहां पे बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इनको पदस्थ कर दिया था। तो उसके बाद से री इलेक्टेड हुए थे शेर बहादुर देउबा ने। अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, वो है शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा, ये है अभी करंट, क्या है, ये करंट प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। केपी शर्मा री इलेक्ट हुए थे, लेकिन अभी जो है वो है, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ने वहां से हटा दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को वायलेट किए थे। तो ये आप याद रखना। ठीक है, चलो आजा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड द सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है ईरान ने, और इस सुपर कंप्यूटर की खासियत ये है कि जो सुपर कंप्यूटर उसके पास पहले था, उससे 100 गुना ज्यादा ये मतलब हाई टेक्नोलॉजी का है, सुपर कंप्यूटर है, मतलब सिमोर्ग। तो ये कहा किसने बनाया है, ईरान ने बनाया है, और ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। वहां के एटीयू ने बनाई थी, आमिर कबीर टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी, वो उसने इसको डेवलप किया था, सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर को। तो बेसिकली आप याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो आपको ये पूछ सकता है कि सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर को किसने बनाया है, तो ईरान ने बनाया। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो किसने बनाया था, ईरान ने बनाया था, वहां की आमिर कबीर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने बनाया था। ठीक है, दहला डैम क्यों न्यूज में है भाई, जो डैम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी ये न्यूज में रहते हैं वो इसलिए रहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। दहला डैम को क्या हुआ, तालिबान ने इसको सेकंड लार्जेस्ट डैम है अफगानिस्तान का। ठीक है, अफगान डैम भी बोलते हैं उसको, अर्गन डैम भी बोलते हैं इसको। दहला डैम को अर्गन डैम भी बोलते हैं, दहला डैम को। और ये अफगानिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट डैम है, जिसको तालिबान ने कैप्चर कर लिया, और ये अभी तालिबान के कंट्रोल में है। तो इसकी खासियत क्या है, दहला डैम जनरली ये फार्मर्स को इरिगेशन के लिए यूज करते थे, लेकिन ये तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। तो ये अर्गन डैम भी बोलते हैं इसको, और ये कहाँ लोकेटेड है, अफगानिस्तान में लोकेटेड है। तो ये आप याद रखना कि पूछ सकता है दहला डैम से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप इजिली इसे कर लेंगे। ठीक है, क्यों है, क्योंकि तालिबान ने इसे कैप्चर कर लिया है, और अफगानिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट डैम है जो इरिगेशन के लिए यूज करते हैं फार्मर्स वहां पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आज नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप्ड द एंटी कोविड ड्रग बेस्ड ऑन 2-deoxy-D-glucose, 2DG जनरली आप याद रखना, उसको डीआरडीओ ने डेवलप किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ईयर 2021 वी सेलिब्रेटेड प्रकाश पर्व ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी, ये बर्थ एनिवर्सरी पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के बर्थ एनिवर्सरी
400th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा उनका बर्थ एनिवर्सरी कौन था, तो 400th बर्थ सेलिब्रिटी को गुरु पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया गया। तो ये आप याद रखना। अच्छा, इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर सेटअप इन, कहाँ पे किया गया? फर्स्ट एग्रीकल्चर फैसिलिटेशन सेंटर पुणे में किया गया है। ये आप जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम, जीएमएस को किसने होस्ट किया था? इसको इंडियन नेवी ने वर्चुअली होस्ट किया था, जिसमें 10 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। पेंडेमिक के चलते, कोविड पेंडेमिक के चलते इसको जो गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम को, जीएमएस को किसने होस्ट किया था? तो इंडियन नेवी ने होस्ट किया था। आप इसको याद रखना, ठीक है। गोवा। हक्की पिकी ट्राइब फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कर्नाटका का पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हक्की पिकी ट्राइब। और इसको यूनेस्को, हक्की पिकी लैंग्वेज को यूनेस्को ने जनरली इसको कन्नड़ में बर्ड कैचर्स बोलते हैं, जो पक्षी पकड़ते हैं उनको बर्ड कैचर्स बोलते हैं। हक्की पिकी का मतलब कन्नड़ में होता है, लेकिन ये कर्नाटका में पाया जाता है। इसको यूनेस्को, इसके हक्की पिकी लैंग्वेज को यूनेस्को इंडेंजर लैंग्वेज में लिस्टेड किया था, इसलिए भी ये न्यूज में है। सो हक्की पिकी ट्राइब इज लोकेटेड इन कर्नाटका, तो ये याद रखना। द present president of International Hockey Federation who has been re-elected for the second term till 2024 तक के लिए इलेक्ट किया गया नरेंद्र ध्रुव बत्रा को किया गया। नरेंद्र बत्रा आप याद रखना नाम, इसमें यहाँ पे नाम इसका छूट गया है, आप इसको याद रखना। जो हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट बनाया गया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, वो नरेंद्र बत्रा, इनका नाम आप याद रखना। इनको 2024 के लिए रिएलेक्ट किया गया नरेंद्र बत्रा को, ठीक है। तो ये आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी बिल्ट इन रशिया अंडर द नेम ऑफ नेरजिनी व्हिच वाज डिसकमिशन एट नोवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम। आईएनएस राजपूत। आईएनएस कौन सा है? आईएनएस राजपूत। ये आईएनएस राजपूत जो है वो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो 1980 में इसको कमीशन किया गया था, लेकिन ठीक 40 साल बाद इसको डीकमीशन कर दिया गया विशाखापट्टनम में। उसका नाम क्या है? आईएनएस राजपूत, ठीक है। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर था। द हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप, ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप ऑफ द इंडियन नेवी व्हिच वाज डिकमीशन आफ्टर 14 इयर्स ऑफ सर्विसेज। आईएनएस संधायक। आईएनएस संधायक को भी 40 इयर्स के बाद क्या किया गया? डीकमीशन कर दिया गया है। और ये जनरली क्या था? हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप था, ठीक है, ऑफ इंडियन नेवी। इसको भी डीकमीशन कर दिया गया 14 इयर्स के सर्विस बाद। इसको 1981 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था वहां पर, ठीक है। तो कमीशन किया गया था, और इसको भी आईएनएस संधायक को, जो क्या है हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है, तो इसको डिकमीशन कर दिया आईएनएस संधायक। तो पूछ सकता है व्हाट इज आईएनएस संधायक? सो इट इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप व्हिच वाज decommissioned by Indian Navy, right, after the 14 years of service। तो ये याद रखना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। विनर ऑफ 2020 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हिज बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। देखो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी एग्जाम में पूछता है। इसको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी बोलते हैं। और इसको इस बार डेविड डियोप को दिया गया था। डेविड डियोप को फ्रेंच ऑथर हैं, उनको इसलिए उनके बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस बुक के लिए दिया गया और किनको दिया गया? फ्रेंच ऑथर को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, जिसे हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी बोलते हैं 2021 का। तो ये आप याद रखना। हालांकि मैं आपको एक अलग सीरीज लाऊंगा करंट अफेयर्स में भी, जहां पे अवार्ड्स का अलग, आपका स्पोर्ट्स का अलग, और आपका सबका सीरीज का अलग रहेगा। डिफेंस का अलग रहेगा, और आपका डिफेंस के अलावा और भी जो चीजें रहेंगी, लाइक स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स से जो क्वेश्चंस आते हैं और जो जनरल रहते हैं, उसका अलग अलग सीरीज में मैं आपको करा दूंगा। तो आपके एनडीए रिटन एग्जाम के पहले तक मैं पूरा चीज कराने वाला हूं। बस आपका काम क्या है? आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, और मैं आपको ऐसे कंटेंट दूंगा जो आपको जनरली आपको वो फिल्टर करना पड़ता है, आपको लेना पड़ता है, आपको कहीं से मिलता है तो उसमें आपको पता नहीं रहता। मैं आपको जो कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट कराऊंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आज हम नेक्स्ट देखते हैं, और ये है द इंडियन एयरफोर्स पायलट हु हैज बीन बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुडान को। ये जो है वो फर्स्ट फीमेल पायलट है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, राइट। ये यहाँ पे इनको कमीशन हुए हैं, फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुडान, ठीक है। तो ये याद रखना, जम्मू कश्मीर के फर्स्ट फाइटर पायलट है ये माविया सुडान, जो
फर्स्ट पायलट है इंडियन एयरफोर्स में जिनको कमीशन हुआ। ठीक है, तो ये आप याद रखना, फ्लाइंग ऑफिसर माया सुबैन। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 2020-19-20 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर न्यूजीलैंड था और रनर अप आपको पता ही है इंडिया, जो टेस्ट उम्मीद था कि इंडिया जीतेगी लेकिन नहीं जीत पाई क्योंकि इंडिया ने ज्यादा मैच जीता था। और इसको 19 और 21 के बीच जितने टेस्ट मैच हुए थे, फर्स्ट टाइम हुआ था ये, फर्स्ट इनॉग्रल बोल सकते हो या टेस्ट चैंपियनशिप था। अब फिर से ये 23 to 25 के बीच में होगा, उस समय फिर उसका टेस्ट चैंपियनशिप नेक्स्ट वाला होगा। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे ज्यादा विकेट अश्विन ने लिया था 71 विकेट्स। तो बेसिकली इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है टेस्ट चैंपियनशिप से कि सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया था, तो इंडिया से रविचंद्रन अश्विन ने 71 विकेट लिए थे इस टेस्ट चैंपियनशिप में 2 साल के दौरान। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा रन किसने स्कोर किया था, वो जॉय रूट इंग्लैंड के जो है प्लेयर उन्होंने किया था 2000 रन के करीब उन्होंने स्कोर किया था। तो मोस्ट रन स्कोरर थे जॉय रूट और मोस्ट विकेट टेकर थे रविचंद्रन अश्विन जो इंडिया से थे। तो यही पूछ सकता है। और विनर कौन था, रनर अप कौन था, तो ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इनॉग्रल था तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, जनरली क्रिकेट से बहुत कम देता है लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ है तो दे सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव बीन चूजन टू बी flag bearers of the Indian contingent at Tokyo Olympics 2021। टोक्यो ओलंपिक्स में फ्लैग बेयरर कौन था, एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह थे। एमसी मैरीकॉम जो 2012 लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और मनप्रीत सिंह जो हॉकी के कैप्टन थे और इस बार दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एमसी मैरीकॉम भी अपना 100% दी बट वो मेडल नहीं ला पाई, लेकिन हॉकी टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए इस बार मेडल लेके आए, ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला। ठीक है, तो इन फ्लैग बेयरर कौन थे, एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह थे। मैं ओलंपिक पर आपको एक पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा, पूरी ओलंपिक्स में कितने मेडल कितने कंट्री ने जीते हैं, इंडिया का रैंक क्या था और गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा किसने जीता, इंडिविजुअल प्लेयर ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता, तो ये सारी चीजें, थीम क्या था और जो भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर मैं पूरा एक ओलंपिक्स का आपको करा दूंगा इसमें करंट अफेयर्स के सीरीज में। सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल के लिए आप जानिए इंडिया की तरफ से फ्लैग बेयरर थे जो ओपनिंग सेरेमनी में वो एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह थे जो हॉकी के कैप्टन थे और क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया थे, वो फ्लैग बेयरर थे। तो ये 2 क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो ये है नोटेड इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट एंड चिपको मूवमेंट लीडर पास्ट अवे अवार्डेड विद पद्मश्री एंड पद्म विभूषण अवार्ड श्री सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको मूवमेंट से जुड़े थे, जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक आंदोलन चलाया गया था। तो इस आंदोलन से जो अभी इनकी डेथ हो गई तो उनके लिए, तो उनके बारे में पूछ सकता है। नोटेड पर्सनालिटी थे सुंदरलाल बहुगुणा, तो वो चिपको मूवमेंट थे और पद्मश्री पद्म विभूषण से इनको ऑलरेडी अवार्डेड थे। तो ये आप याद रख रहे हैं, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है, राइट। तो ये आप याद रखना। और एब्रिविएशन ऑफ युवा, एक गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है युवा, जिसका यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स जिसका फुल फॉर्म है, और ये स्कीम चलाया गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि यूथ को अपने कल्चर से अवेयर करने के लिए ये एक युवा स्कीम है जहां पर अपकमिंग ऑथर्स को यहाँ पर आप अपना जो भी आपका टैलेंट है वो दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगा 6 मंथ्स के लिए 50,000 का स्कॉलरशिप, और इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है mygovernment.in के वेबसाइट पर जाकर। तो ये एक स्कीम था जिसका अब्रिविएशन पूछ सकता है, तो ये यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स युवा का फुल फॉर्म है, तो इससे क्वेश्चंस बना सकता है। तो ये जो कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि पेपर में आ सकते हैं, उसी को मैंने पिक किया। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जिसको आपको मेरे मिशन पॉसिबल के ऐप पर मिल जाएगा करंट अफेयर्स के सीरीज में। अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं किए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और मैं बहुत जल्द आपके लिए लाइव सेशन लेकर आने वाला हूं जहां पर मैं जीएटी की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तहां पर मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चंस कराने वाला हूं ताकि आप सही से सही और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकें और इस बार रिटर्न में 450 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करें। तो आपका सपोर्ट जरूरी है। अगर आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए हर रोज एक नए से नए कंटेंट लाते रहेंगे और बेहतरीन कंटेंट जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सो जो लोग भी मिशन पॉसिबल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिशन पॉसिबल आपको नए नए कंटेंट्स के साथ रूबरू कराता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे। जय हिंद।